डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 10वां अध्याय सदिश बीजगणित की प्रश्नावली 10.2 की बेसिक जानकारी हासिल करेंगे तथा इसी प्रश्नावली के उदाहरण हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो यहाँ बेसिक जानकारी हम शुरुआत कर रहे हैं कि एक सदिश को घटक के रूप में किस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक सदिश को घटक के रूप में लिखना सीख रहे हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। ये मूल बिंदु 0 0 0 है। अब यहाँ पे कोई बिंदु P X Y Z है तो ये OP सदिश। तो OP सदिश हम इस तरीके से लिखेंगे, जैसे इसके बिंदु X Y Z है तो OP सदिश को एक घटक के रूप में इस तरीके से लिखेंगे X I प्लस Y J प्लस Z K। तो ये घटक रूप हुआ किसी भी सदिश का। अब जैसे मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे एक नया हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। यहाँ पे ये डिस्टेंस 1 है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 1 0। यदि यहाँ पे ये डिस्टेंस 1 है, इसको मैं भी मान लेता हूँ। ये बिंदु 1 ये है 1 0 0 और यदि z एक्सिस पे देखें तो x और y दोनों 0 होते हैं और ये हो जाएगा 1। ये बिंदु C आया। तो अब यदि आप OA को वेक्टर A मानते हो तो OA वेक्टर के घटक यहाँ पे I हो जाएगा, क्योंकि 0 0 J और K दोनों 0 है। इसी तरह OB का घटक सदिश आप लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई का कंपोनेंट नहीं है, जे आ जाएगा। और ओ सी का अगर आप लिखना चाहो ओ सी सदिश को घटक के रूप में तो यहाँ पे आई वाला पार्ट 0 है, जे वाला 0 है और के वाला 1 है। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो जर्नल जो है, यदि इसके बिंदु x y z है, इसके कोऑर्डिनेट है किसी भी बिंदु के, तो ये OP वेक्टर इसको हम R वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो R के बराबर हो जाएगा XI प्लस YJ प्लस ZK। तो इस तरह से किसी भी सदिश को हम घटक के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे हम ये सीखेंगे कि दो सदिशों का योगफल किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले एक एग्जांपल लूंगा। जैसे एक कोई लड़की है, वो बिंदु A से B तक पहले चली है और फिर बिंदु B से बिंदु C तक चली है। तो यहाँ जैसे AB वेक्टर, इसका मतलब ये होता है कि बिंदु A से बिंदु B तक का विस्थापन। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पहले A से B तक, फिर B से C तक का विस्थापन। A से B तक का विस्थापन प्लस B से C तक का विस्थापन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये A से C तक के विस्थापन के बराबर हो जाएगा। यानी वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC बराबर वेक्टर AC के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ AB प्लस BC, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC बराबर वेक्टर AC। तो इसको हम सदिशों के योगफल का त्रिभुज नियम भी बोलते हैं। सदिशों के योगफल का त्रिभुज नियम, ये भी इसको हम बोलते हैं कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यदि हमें कोई वेक्टर A और B दो ये जोड़ने हैं, जैसे वेक्टर A तथा वेक्टर B, ये कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं
और हमें वेक्टर ए और बी का जोड़ ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे ये वाला वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है, ये मैंने ले लिया। तो आप कैसे जोड़ोगे कि पहले का अंतिम बिंदु और दूसरे का प्रारंभिक बिंदु आप संपाती लोगे। जैसे ये वेक्टर ए था और ये इस डायरेक्शन में वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर बी हुआ। तो यहाँ पे पहले ये वेक्टर ए और इसका अंतिम बिंदु और दूसरे का शुरुआती बिंदु हमने एक ही ले लिया, तो ए प्लस बी। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से हमारे पास क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का जोड़ जो है वो ए प्लस बी, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। अब यदि कोई सदिश हमें घटक के रूप में दिया हुआ है तो उसका जोड़ किस तरीके से करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ये नियम भी जानना जरूरी था। अब जिस तरह से क्वेश्चन जो है वो पेपर में किस टाइप का आएगा और बुक में किस टाइप का है, वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे है कि एक सदिश को यदि घटक के रूप में लिखा गया है, दूसरे सदिश को भी घटक के रूप में लिखा गया है, तो उनका जोड़ हम किस तरीके से करेंगे। जैसे एक सदिश ए है, उसको हमने ये लिख दिया कि a1i प्लस a2j प्लस a3k, इस रूप में हमने इसको लिख दिया। और दूसरा वेक्टर बी है या सदिश बी है, उसको हमने लिख दिया b1i प्लस b2j प्लस b3k। क्वेश्चन हमारा इस टाइप का आता है पेपर में। और इन दोनों का जोड़ हम कैसे करेंगे? जोड़ जो आई के कंपोनेंट है उनको अलग जोड़ देंगे, जे के कंपोनेंट्स को अलग जोड़ देंगे और के कंपोनेंट्स को अलग जोड़ देंगे। जैसे a1 प्लस b1 आई प्लस a2 प्लस b2j और प्लस a3 प्लस b3k, इसको हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं। आई के कंपोनेंट्स को अलग, जे के कंपोनेंट्स को अलग और के कंपोनेंट्स को अलग जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से दो सदिशों का हम योगफल कर सकते हैं। अब आगे है कि दो सदिशों का अंतर हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। सेम इसी तरीके से दो सदिशों का हम अंतर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ए का कंपोनेंट हमें दिया मिलेगा a1i प्लस a2j प्लस a3k। इसी तरह से बी सदिश का कंपोनेंट b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये मिलेगा। अब हमें a माइनस बी सदिश ज्ञात करना है, तो i के कंपोनेंट में से i का कंपोनेंट घट जाएगा, j में से j का और k में से k का कंपोनेंट घट जाएगा। तो ये हो जाएगा a1 माइनस b1i प्लस a2 माइनस b2j और प्लस a3 माइनस b3k। ये कैप इस पे लगती है सभी पे, आई जे के जहाँ पे भी लिखोगे वहाँ कैप लगेगी। तो a और b जो दो सदिश हमें दे रखे हैं उनका अंतर हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। i के कंपोनेंट में से i का कंपोनेंट, j में से j का और k में से k का कंपोनेंट हम घटा सकते हैं। यदि हम a और b इनके घटक रूप यही मान लेते हैं कि a1i प्लस a2j प्लस a3k, b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये a और b के घटक रूप में जो सदिश लिखे हो यही मान लेते हैं, तो सदिश a और b समान, ये दोनों समान केवल और केवल तभी होंगे यदि a1 के बराबर b1 है, a2 के बराबर b2 है तथा a3 के बराबर b3 है। यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी a और b समान है, अदरवाइज ये समान नहीं है। तो सदिश a तथा b समान होंगे यदि और केवल यदि a1 के बराबर b1 है, a2 के बराबर b2 है और a3 के बराबर b3 है। अब किसी अदिश लैम्डा का सदिश a के साथ हम गुणन किस तरीके से करेंगे। जैसे a के बराबर हमारे पास a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये है। और लैम्डा कोई अदिश है तो लैम्डा a इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। जो ये कांस्टेंट है हमारा a1, जो कंपोनेंट a1 है, इसकी लैम्डा से गुणा हो जाएगी इंटू आई कैप, प्लस में a2 की लैम्डा के साथ गुणा हो जाएगी j कैप
और प्लस A3 की लैम्डा के साथ गुणा हो जाएगी K कैप। तो इस तरीके से एक अदिश और एक सदिश का हम गुणनफल कर सकते हैं। अभी तक हमने ये सीखा है कि एक सदिश को घटक के रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं, दो सदिशों का योगफल कैसे कर सकते हैं, दो सदिशों का अंतर कैसे कर सकते हैं, दो सदिश समान कब होंगे, किसी एक अदिश लैम्डा और एक सदिश ए का गुणनफल किस तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम ये सीखने वाले हैं कि एक सदिश ए का परिमाण किस तरीके से ज्ञात करेंगे, मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का किस तरीके से ज्ञात करेंगे। जैसे हमारे पास ये वेक्टर ए है कि A1i प्लस A2j प्लस A3k, इसका परिमाण ज्ञात करना है और परिमाण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये मॉडुलस वैल्यू, और इसको पहले कंपोनेंट का वर्ग प्लस दूसरे कंपोनेंट का वर्ग प्लस तीसरे कंपोनेंट का वर्ग और इसका वर्गमूल, इस तरीके से एक सदिश का हम परिमाण ज्ञात कर सकते हैं और इसको सिंपली ए से भी हम डिनोट कर सकते हैं। अदरवाइज ये ए का निरपेक्ष मान, ए वेक्टर का निरपेक्ष मान, इस तरीके से हम डिनोट करेंगे और इसको बोलेंगे ए का वेक्टर ए का परिमाण, यानी सदिश ए का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। अब नेक्स्ट है कि एक सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश किस तरीके से ज्ञात करेंगे। अब एक सदिश ए हमें दिया हुआ होगा और उसका अनुदिश मात्रक सदिश हमें ज्ञात करना है, तो ये किस तरीके से ज्ञात करेंगे। जैसे वेक्टर ए हमें दे रखा है A1i प्लस A2j प्लस A3k, तो सबसे पहले आपको इसका परिमाण ज्ञात करना है। वो ज्ञात इस तरीके से हो जाएगा कि A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर और इसका वर्गमूल। अब हमें अनुदिश मात्रक सदिश ये हमें ज्ञात करना है और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कि यूनिट वेक्टर, कि यूनिट वेक्टर किस तरीके से ज्ञात करोगे। तो यूनिट वेक्टर का सिंबल ए कैप होता है और ये होता है कि वेक्टर ए बटे ए का मैग्नीट्यूड, यानी अनुदिश मात्रक सदिश के बराबर सदिश बटे उसका परिमाण, यानी ये हो जाएगा A1 बटे A1 का वर्ग प्लस A2 का वर्ग प्लस A3 का वर्ग i प्लस में A2 बटे A1 का वर्ग प्लस A2 का वर्ग प्लस A3 का वर्ग j और प्लस में A3 बटे A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल बटे k, यानी वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से एक सदिश ए का अनुदिश मात्रक सदिश हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हम प्रश्न करेंगे उस समय किसी भी सदिश ए का परिमाण भी हमें ज्ञात करना होगा, अनुदिश मात्रक सदिश भी हमें ज्ञात करना होगा। अब आगे है दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक सदिश किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम यहाँ पे एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये मूल बिंदु 0 0 0। यहाँ पे मैं एक बिंदु P1 ले लेता हूँ, x1 y1 z1, और यहाँ पे एक दूसरा बिंदु P2 ले लेते हैं, x2 y2 z2, ये बिंदु ये ले लिया। अब P1 P2 ये हमें ज्ञात करना है, P1 P2 सदिश हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करो, आप O को P1 से मिलाओ और O को P2 से मिलाओ। हमने O को P1 से मिला लिया, O को P2 से मिला लिया। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है, वो ये कहता है कि OP1 प्लस P1 P2 बराबर OP2। क्या कहता है ये कि OP1 प्लस P1 P2, यानी ये प्लस में ये बराबर ये बराबर OP2।
ये है, लेकिन हमें तो P1 P2 का मान चाहिए, क्योंकि P1 P2 हमें चाहिए। P1 P2 हो जाएगा कि OP2 माइनस OP1 कि OP2 माइनस OP1। यदि आपको P1 P2 ज्ञात करना है तो पहले आप बाद वाला OP2 माइनस OP1 करोगे। OP2 आपको ज्ञात करना आता है कैसे? ये P1 P2 के बराबर OP2, ये वेक्टर जैसे हमने R मान लिया तो ये क्या होता है, यहाँ ओरिजिन है तो x2i प्लस y2j प्लस z2k ये हो जाएगा, और माइनस OP1 ये हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k ये हुआ। अब P1 P2 क्या हो जाएगा, जब पहले में से दूसरा घटाएंगे तो I1 कंपोनेंट में से I1, J1 में I वाला कंपोनेंट I में से घट जाएगा, J वाला J वाले में से घट जाएगा, K वाला K वाले में से घट जाएगा। P1 P2 वेक्टर आ जाएगा x2 माइनस x1 इंटू I प्लस y2 माइनस y1 इंटू J प्लस z2 माइनस z1 इंटू K। तो ये P1 P2 वेक्टर आया कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जब हम मिलाते हैं तो वो वेक्टर किस तरीके से आता है, बाद वाले में से पहले वाला घटा देंगे, x2 माइनस x1 के साथ I प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक सदिश इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि खंड सूत्र क्या होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ मान लेते हैं कि कोई ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। अब इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ, इस पॉइंट को Q मान लेता हूँ। P और Q को हमने मिला दिया और ये P Q हमने इस तरीके से ले लिया। अब ये बिंदु मैंने O मान रखा है। अब एक वेक्टर R हमने इस तरीके से लिया कि वो PQ को प्रतिच्छेद करता है और m/n में, m अनुपात n में करता है। तो ये खंड सूत्र इस तरीके से होता है जैसे हमने 10वीं में किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सेम उसी तरीके से यह काम करेगा। जैसे अगर ये अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है तो उस समय ये इस टाइप से आ जाएगा, m का b के साथ और माइनस में प्लस में n का a के साथ बटे m प्लस n, m गुणा b प्लस n गुणा a यानी दूसरे के साथ और m प्लस n। इस तरीके से ये वेक्टर r आपका आ जाएगा। अगर यही बाह्य विभाजित करता होता तो बाह्य विभाजित करता है तो उस समय वेक्टर r ये आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, mb माइनस na बटे m माइनस n। तो यहाँ इसके प्रूफ की आपको आवश्यकता नहीं है, ये फार्मूले ही हम डायरेक्ट यूज करेंगे एक्सरसाइज में भी और एग्जाम्पल्स में भी। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि खंड सूत्र जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। यदि ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर A और B को मिलाने वाला वेक्टर PQ है, R इसको विभाजित करता है m/n में, तो वेक्टर R है वो इस टाइप से हो जाएगा कि m गुणा b प्लस n गुणा a बटे m प्लस n। यदि ये अंतः विभाजित करता है, यदि ये बाह्य विभाजित करता है तो बीच में यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। अब आगे हम एग्जाम्पल हल करते हैं। अब उदाहरण 4 है, x y z के मान ज्ञात कीजिए यदि सदिश a और सदिश b समान है। तो सदिश a और b समान कब होंगे? जब इनके i के कंपोनेंट आपस में इक्वल हो, j के कंपोनेंट आपस में इक्वल हो और k के कंपोनेंट भी आपस में इक्वल हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे a तथा b सदिश समान केवल और केवल तभी होंगे कब? जब i का कंपोनेंट i के बराबर हो
x के बराबर 2 हो और j का कंपोनेंट j के बराबर हो, 2 बराबर y हो और k का कंपोनेंट k के बराबर हो, यानी z बराबर 1 हो। तो यही इसलिए x का मान 2 आया, y बराबर 2 आया, z बराबर 1 आया। ये अभीष्ट मान है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना था, यहाँ पे जब दो सदिश समान हो तो वो डेफिनेशन हमें लगानी है। इसमें वो होता है कि i का कंपोनेंट आपस में बराबर, j का आपस में बराबर और k का आपस में बराबर। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 5 है, मान लीजिए a बराबर i प्लस 2j और b बराबर 2i प्लस j है, तब क्या परिमाण a वेक्टर का और परिमाण b वेक्टर का बराबर है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b बराबर है, और क्या सदिश a तथा b समान है। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पे। पहले ये बताना है कि क्या मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल है। तो पहले आप मैग्नीट्यूड ऑफ a ज्ञात करो, ये होता है i के साथ जो कंपोनेंट है उसका वर्ग प्लस j के साथ जो कंपोनेंट है उसका वर्ग। तो 1 प्लस 4 ये हो जाएगा वर्गमूल 5। अब b का मैग्नीट्यूड आप ज्ञात करो, ये i का कंपोनेंट 2 का वर्ग प्लस j का कंपोनेंट 1 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 और इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 5। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b है। अब दे रखा है क्या सदिश a तथा b समान है, तो ये समान नहीं है क्योंकि इनके संगत घटक भिन्न भिन्न है। तो यहाँ वेक्टर a तथा वेक्टर b समान नहीं है क्योंकि इनके संगत घटक भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पे इनके मैग्नीट्यूड तो समान है लेकिन ये आपस में समान नहीं है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 6 है, सदिश a बराबर 2i प्लस 3j प्लस k के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मात्रक सदिश ज्ञात करना है, यूनिट वेक्टर हमें ज्ञात करना है। यूनिट वेक्टर होता है a कैप और वो वेक्टर a को उसके मैग्नीट्यूड से भाग देने पे आता है। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड a आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a सदिश का परिमाण हमें ज्ञात करना है, जो हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस में 1 का वर्ग, k के साथ 1 है। तो ये होगा 2 दूनी 4 प्लस 9 प्लस 1 और 9 4 13 और 1 14, वर्गमूल 14 हो जाएगा। इसलिए मात्रक सदिश a कैप होगा वेक्टर a बटे मैग्नीट्यूड a। तो ये 2 बटे वर्गमूल 14, इसके बटे में ये कर देंगे i प्लस में 3 बटे वर्गमूल 14 j और प्लस 1 बटे वर्गमूल 14 k। तो ये आपका अभिष्ट उत्तर आएगा। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 7 है, सदिश a के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई हो और a के बराबर i माइनस 2j हो। तो पहले हम इसका यूनिट वेक्टर ज्ञात करेंगे। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर a बटे इट्स मैग्नीट्यूड और इसका परिमाण जो होता है, परिमाण होता है वो 1 होता है। यदि इसको हम 7 से गुणा कर देंगे तो इसका परिमाण है वो 7 आ जाएगा। तो पहले हम वेक्टर a बटे मोड a ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए पहले a का मैग्नीट्यूड हमें ज्ञात करना है। तो a का मैग्नीट्यूड हमें ज्ञात करना है, ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस में माइनस 2 का वर्ग। तो 1 प्लस 4 ये हो जाएगा वर्गमूल 5। अब हमें a कैप ज्ञात करना है। a कैप हो जाएगा वेक्टर a बटे a का मैग्नीट्यूड। तो ये 1 बटे वर्गमूल 5 i और माइनस 2 बटे वर्गमूल 5 j हो जाएगा। अब ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। जो मात्रक सदिश होता है उसका परिमाण 1 इकाई होता है। हमें एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 7 इकाई हो। तो इसको 7 से गुणा करेंगे तो अभिष्ट सदिश
वो ये हो जाएगा 7 a कैप, और ये 7 से गुणा कर दो इसको, 7 वर्गमूल 5 आई माइनस 7 दूनी 14 बटे वर्गमूल 5 जे, ये उत्तर आ जाएगा। तो पहले आपको यूनिट वेक्टर ए ज्ञात करना है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। हमें एक ऐसा वेक्टर ज्ञात करना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो, तो इसको 7 से हम गुणा कर देंगे। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 8 है, सदिशों ए और बी के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले तो इनका योग ज्ञात करना है। योग एक नए वेक्टर के बराबर आ जाएगा और उसके अनुदिश जो है वो मात्रक सदिश हमें ज्ञात करना है, यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है। तो माना वेक्टर सी बराबर ए प्लस बी, और ए प्लस बी हम ज्ञात करेंगे तो आई के साथ 2 + 2 आई, और प्लस में 2 + 1 जे, और प्लस में -5 है के साथ, और इधर 3 है ये के साथ। तो वेक्टर सी आ जाएगा 4i + 3j और -2 के। अब इसके अनुदिश हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा सी कैप हमें ज्ञात करना है, वेक्टर सी बटे सी का मैग्नीट्यूड, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो इस सी का पहले मैग्नीट्यूड आप ज्ञात करो, ये हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, और ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 और -2 का वर्ग 4, जोड़ोगे तो वर्गमूल 29। अब हमें सी कैप ज्ञात करना है, वो हो जाएगा सी हमारे पास ये है 4 बटे ये वर्गमूल 29 आई प्लस 3 बटे वर्गमूल 29 जे माइनस 2 बटे वर्गमूल 29 के। ये आपका अभिष्ट मात्रक सदिश है। इस तरह से उदाहरण नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 9 है, सदिश a बराबर i प्लस जे माइनस 2k के दिक् अनुपात लिखिए तथा इसकी सहायता से दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो दिक् अनुपात इस तरीके से लिखते हैं कि जो i का कंपोनेंट है वो पहले, j का कंपोनेंट है वो बीच में, और k का कंपोनेंट है वो लास्ट में। ये दिक् अनुपात है। अब हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं, तो दिक् अनुपात से दिक् कोसाइन ये इस तरीके से ज्ञात होंगे कि 1 बटे इसका वर्ग इसका वर्ग इसका वर्ग का वर्गमूल, यानी 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस में -2 का वर्ग और वर्गमूल। इसी तरह से दूसरे का कि 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस में -2 का वर्ग, और तीसरा -2 बटे ये 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग। ये दिक् कोसाइन, यानी दिक् अनुपात तो ये सीधा ही होता है, और दिक् कोसाइन में इनके वर्गों का योग और उसका वर्गमूल से भाग हो जाएगा। यानी यदि ये a के बराबर है तो a के मैग्नीट्यूड से इसको भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 1 1 2 और 4 वर्गमूल 6, 1 बटे वर्गमूल 6 और -2 बटे वर्गमूल 6। ये अभिष्ट दिक् कोसाइन है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण 10 है, बिंदुओं P एवं Q को मिलाने वाला एवं P से Q की तरफ दिष्ट सदिश ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको जब थ्योरी करवाई थी तब यहाँ पे बताया था कि ये कोई दो बिंदु P और Q है, इनको मिलाने वाला रेखाखंड, ये x1 y1 z1 था, ये x2 y2 z2 था। तो ये PQ हमें ज्ञात करना था वेक्टर। तो ये इस तरीके से आया था कि OQ माइनस OP, और यही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे ये OP वेक्टर हो जाएगा हमारे पास 2i प्लस 3j, और OQ वेक्टर हो जाएगा -i माइनस 2j माइनस 4k। तो हमें P से Q की तरफ दिष्ट करने वाला सदिश ज्ञात करना है, PQ ज्ञात करना है। तो बाद वाला पहले आता है, माइनस पहले वाला बाद में आता है, OQ माइनस OP। तो OQ का मान -i माइनस 2j माइनस 4k, और माइनस में OP
2i प्लस 3j ये हो जाएगा। तो -1 -2 -3i और -2 -3 -5j और -4k। तो ये अभिष्ट PQ की तरफ दिष्ट सदिश हमें प्राप्त हुआ। तो ये PQ वेक्टर हमें ज्ञात करना था, वो हमने इस तरीके से ज्ञात किया। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 11 है, दो बिंदु P और Q लीजिए जिनके स्थिति सदिश OP बराबर 3a - 2b और OQ बराबर a प्लस b है। एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो P एवं Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंतः विभाजित करता है और दूसरा है कि बाह्य विभाजित करता है। तो पहला भाग अंतः विभाजित करता है, तो ये OR हमें ज्ञात करना है। तो ये जिस तरह से हमें P मिला है, ये Q, ये R है, ये 2:1 में विभाजित करता है। तो ये इस तरीके से हम फार्मूला लगाएंगे, 2 गुणा Q वाले के साथ 2 गुणा OQ यानी ये A प्लस B और प्लस में 1 गुणा P वाले के साथ 3a माइनस 2b बटे m प्लस n यानी 2 प्लस 1 ये हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 3a माइनस 2b बटे 3 यानी कि 2 और 3 5a 5 बटे 3a और 2b से 2b कट जाएगा, बस ये इतना ही आपका उत्तर आ जाएगा 5a बटे 3। ये R का स्थिति सदिश है जो PQ को 2:1 में अंतः विभाजित करता है। अब बाह्य विभाजित करता है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। अब दूसरा भाग है कि R बाह्य विभाजित करता है, तो उस समय देखो क्या करना है। उस समय ये 2 का वही Q के साथ ये OR आ जाएगा, 2 का Q के साथ a प्लस b और बीच में -1 का P के साथ, P वाला है 3a माइनस 2b और बटे 2 माइनस 1। तो इसको आगे हल कर लो, 2a माइनस 3a तो माइनस a और 2b प्लस 2b 4b बटे 1। तो ये OR हमारे पास आ जाएगा -a प्लस 4b। तो ये अभिष्ट R स्थिति सदिश है जब PQ को R बाह्य विभाजित करता है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब आगे उदाहरण नंबर 12 है, दर्शाइए कि बिंदु A 2i माइनस j प्लस k, बिंदु B दिया हुआ है i माइनस 3j माइनस 5k और C दिया हुआ है 3i माइनस 4j माइनस 4k एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले आपको AB ज्ञात करना है। AB होगा OB माइनस OA, पहले OB का मान लिखो माइनस OA का लिखो और ये OAB का मान ज्ञात करो। इसी तरह से BC का, इसी तरीके से CA का मान ज्ञात कर लेंगे। अब AB BC CA तीनों हमारे पास आ गई है। तो अब AB का मैग्नीट्यूड ज्ञात करो। तो ये होगा -1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग और प्लस -6 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 1 और प्लस में 4 प्लस 36, 36 4 40, 40 और 1 41। अब BC ज्ञात करेंगे हम। BC हो जाएगा ये 2 का वर्ग प्लस में -1 का वर्ग प्लस में 1 का वर्ग। तो 4 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा वर्गमूल 6। तो अब नेक्स्ट CA का और आप मैग्नीट्यूड ज्ञात करो। CA हो जाएगा -1 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग प्लस में 5 का वर्ग अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25, 25 9 34 और 1 35, 35 का वर्गमूल। अब हमें AB का वर्ग ज्ञात करना है, वो है 41, BC का वर्ग 6 और CA का वर्ग है वो 35। तो इन दोनों का वर्ग इसके बराबर है। AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस CA का वर्ग, ये बराबर है। तो इसलिए ABC एक
समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 12 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।